नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन और भारत देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से मैं और श्वेता आपके सामने हाजिर हैं। तो हम मौजूद है इस वक्त मुंबई में, और मुंबई में देखिए हमारे पीछे क्या है। हमारे पीछे है ऐतिहासिक CST। जी हाँ, CST है और साथ ही इधर आप देखेंगे तो BMC भी है, यानी कि मुंबई का दिल कहे जाने वाले इस इलाके में हम मौजूद है। हालांकि भीड़ भाड़ भी देखिए मुंबई की जैसी जिंदगी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम रफ्तार की बात करते हैं तो खबरें भी आगे एकदम रफ्तार में कम वक्त में ज्यादा दिखाएंगे आपको। और दीपिका, हमारे आसपास भी गाड़ियां बहुत तेज आ रही है और इसमें बहुत जरूरी है कि हम बहुत संभल कर रहे हैं, क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी जब गुजरती है तो लोगों की जिंदगी पर भी बनाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है नोएडा के सेक्टर 83 में। जहाँ हिट एंड रन का ये जो डेंजर वीडियो है ये CCTV कैमरे में कैद हो गया। ये हादसा इतना भयानक था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी और एक शख्स की तो मौत हो गई। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। नोएडा में हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो। बेकाबू कार ने 6 को रौंदा, 1 की मौत। CCTV में कैद रफ्तार का कहर। हादसे का ये खौफनाक वीडियो नोएडा के सेक्टर 83 का है। इसे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। CCTV में कैद वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बेकाबू कार सड़क पर चल रहे लोगों को बेरहमी के साथ रौंदते हुए निकल जाती है। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब नोएडा के थाना फेस्टो क्षेत्र के सेक्टर 83 स्थित एक फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद काफी लोग एक साथ सड़क के जरिए अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार कार सामने आती है और वो सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। वीडियो में दिख रहा है कि कार सवार काफी तेज रफ्तार में उन लोगों को टक्कर मारती है। इस दौरान कुछ लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाते दिखते हैं। कार ने इस दौरान 6 लोगों को बुरी तरह से रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस CCTV वीडियो के जरिए आरोपी कार चालक का पता लगाने में जुटी है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और महाराष्ट्र के नासिक से भी दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई और कार सवार जो 5 लोग थे सभी की मौत हो गई। कार और ट्रक की जो टक्कर हुई इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हालात ये बने कि कार को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। दर्दनाक हादसे का ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया है, जहां एक कार टक्कर के बाद ट्रक के नीचे आ घुसी। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा नासिक के मनमाड येवला स्टेट हाईवे पर हुआ। कार में सवार सभी 5 युवक एक धार्मिक समारोह से लौट रहे थे। तभी हाईवे पर सामने से आ रहे एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सीधे ट्रक के अंदर जा घुसी। यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। मदद के लिए मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को कार तोड़कर शवों को बाहर निकालना पड़ा। इस हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस की माने तो जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बारिश और आंधी तूफान भी चल रहा था, जिसकी वजह से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक सभी युवक नासिक के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। और देश के 2 शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। इस तरह के हाल बने कि दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती थी। जी हाँ, कौन से वो 2 शहर हैं जहाँ पर आग ने कोहराम मचा दिया और वहाँ पर आग लगी कैसे, वजह क्या रही, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 शहरों के आग के भीषण तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं श्रीनगर से, जहां एक इमारत में भयंकर आग लग गई, तो वहीं महाराष्ट्र के कल्याण में यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन की बोगी आग के गोले में तब्दील हो गई। सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग के तांडव की। श्रीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोहरी कदल इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में लगी थी। आग कितनी भयानक थी इसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। आग में बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। बिल्डिंग से आग की लपटें इस तरह से उठ रही थीं कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थीं। गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त ऊपरी मंजिल में कोई नहीं था, जिससे किसी की जान हानि नहीं हुई। इस भीषण आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को 18 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी।
घंटों की मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग के कोहराम की दूसरी घटना महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम से सामने आई, जहां रेलवे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक भयंकर आग लग गई। ट्रेन की इस बोगी में आग इतनी भयानक लगी थी कि पूरी बोगी आग के गोले में तब्दील नजर आई। हालांकि ये बोगी यार्ड में खड़ी थी, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब जाकर बोगी में लगी आग को बुझाया जा सका। हालांकि बोगी में आग कैसे लगी या फिर किसी ने शरारत के तहत बोगी में आग लगाई, इसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ठीक वैसी खबर सामने आई है जैसे कि मध्य प्रदेश के सीधी कान से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। एक स्टूडेंट को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि आप भी देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो बदसलूकी की इंतहा पार कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने टालमटोल की और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा, जब लोगों ने हंगामा मचाया, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस ने किसी तरह मामला दर्ज किया और सिर्फ एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, बाकी अब भी फरार है। पहले की बेरहमी से छात्र की पिटाई, फिर छात्र के मुंह पर कर डाला पेशाब। सरेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार एक्सटेंशन का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। हैवानियत की हद तो तब और हो गई जब पिटाई के बाद आरोपियों ने पीड़ित के मुंह पर पेशाब कर डाला। दरअसल जिस छात्र को आरोपी पीट रहे हैं वो 12वीं का छात्र है। पीड़ित छात्र जब अपने मौसी के घर मिठाई देने गया था, तभी 7 युवकों ने उसे बंधक बनाकर एक सुनसान जगह ले गए। इसके बाद उसे न सिर्फ लात घूंसों से पीटा, बल्कि उसके साथ शर्मनाक बदसलूकी भी की और इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। उठा के ले गए, अपहरण किया, एक तरह जंगल में ले गए, अपनी मौसी के यहाँ था मिठाई देने पहले की रात को, और पूरी रात उसे जंगल में बांध कर रखा, मारा, पेशाब तक पिलाया उसे। इससे शर्मनाक घटना क्या हो, और पुलिस कोई कार्रवाई करने की तैयार नहीं, बहुत हल्की धाराओं में। बंधक कर पिटाई करने और छात्र के मुंह पर पेशाब करने का ये वीडियो मेरठ में वायरल हो रहा है। परिजनों ने इस बाबत थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया। जब आला अधिकारियों ने फटकार लगाई तो मेडिकल थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 13 नवंबर 2023 को थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला जागृत विहार में एक युवक के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान ही उक्त युवक पर यूरिन पास भी किया गया था। इस घटना के संबंध में पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई थाना मेडिकल पुलिस के द्वारा संपादित की जा रही है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने हल्की धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया है, जिससे आरोपी इस संगीन अपराध से बच जाएं। वहीं पीड़ित छात्र इस वाकये से बेहद डरा और सहमा हुआ है, जिससे ये पता नहीं लग सका कि आरोपियों ने उसके साथ ये दरिंदगी क्यों की। पुलिस फिलहाल बाकी 6 आरोपियों की तलाश में जुटी है, जो अभी इस मामले में फरार हैं। और कल महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी बारिश का दौर देखने को मिला दीपिका, और देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश ने आफत मचाई है। और खासतौर पर गुजरात की बात करें तो यहाँ आंधी तूफान की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, बहुत दुखद खबर गुजरात से सामने आई है, लेकिन मौसम विभाग ने गुजरात समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। गुजरात में बेमौसम बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि इस बारिश में गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 17 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में बारिश का तांडव कैसा था, अब सामने आई वीडियो को भी देख लीजिए। गुजरात में आई तूफानी बारिश का कुछ ऐसा ही नजारा था। बारिश के बाद तेज हवाएं चल रही थी, मानो सब कुछ उखाड़ फेंकने को आमादा है। गुजरात के महिसाणा में बारिश और आंधी ने ऐसा कहर मचाया कि वहां पेड़ गिरने से ऑटो सवार एक शख्स की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश और आंधी का कहर गुजरात में राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम में भी देखने को मिला। हवा की वजह से कई जगह के कांच टूट गए, तो वहीं तेज आंधी के चलते कई जगह के टीन उड़ गए। इतना ही नहीं, रूफ टॉप में तो बड़ा नुकसान हुआ। गुजरात में बारिश और आंधी तूफान ऐसा था कि मार्केट में इस आंधी की वजह से दुकानों के शटर तक अंदर धंस गए थे।
वहीं कई घरों के टिन उड़कर सड़क पर गिरे पड़े नजर आए। आंधी पानी की वजह से गुजरात के कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की भी समस्या सामने आई। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तक करना पड़ा। बेमौसम बारिश का कहर राजस्थान के जोधपुर में भी देखने को मिला। जोधपुर में बारिश के चलते करवड़ इलाके में भारी ओलावृष्टि हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं जमीन पर बर्फ के टुकड़े साफ पड़े नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बेमौसम बारिश को लेकर महाराष्ट्र के 6 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी है और पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, तो वहीं दिल्ली में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। जाहिर है मौसम का बदलता मिजाज कहीं खुशनुमा होगा तो कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनकर आएगा। वहीं इसके साथ ही कड़ाके की ठंड बढ़ने की भी आशंका है। हमला करने वाला लारेब हाशमी अब सच्चाई उगल रहा है। टाइम्स ऑफ भारत के पास इसका एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें वो इस पूरे अटैक की कहानी खुद बता रहा है। तो इस वीडियो में लारेब ये बता रहा है कि उसने बस कंडक्टर पर अटैक क्यों किया। यूपी एटीएस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है और पता ये भी चला है कि लारेब पाकिस्तानी मौलाना खालिद रिजवी की पुरानी तकरीरें सोशल मीडिया पर खूब देखता और सुनता था। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाला लारेब हाशमी की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। हम अब तक की जांच की डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको लारेब का नया वीडियो दिखाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के पास लारेब का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा ये वही लारेब हाशमी है जिसने चापड़ से बस कंडक्टर पर न केवल जानलेवा हमला किया था, बल्कि एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। अब जब यूपी पुलिस से हुए एनकाउंटर के बाद लारेब अस्पताल में भर्ती है तो उसके सुर थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। हमने उस अटैक के बारे में लारेब से सवाल किया तो सुनिए लारेब का क्या जवाब था। जाति सूचक शब्द बोल दिए। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से। नहीं, मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे और लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर, तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिए ना सर, नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके प्रति भी थोड़ी नाराजगी थी, तो इनके लोग भी बोल दिए। आपने लारेब हाशमी को सुना, लेकिन अब सवाल ये है कि उनको, हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं सर, वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए हमेशा बात कर दी। जिहाद का जिन सबसे पहले इंसानियत का गला घोंटता है और फिर लारेब जैसे लोगों को जिहाद के नाम पर भड़काकर गुनाह करवाता है। और देखिए, अस्पताल में लारेब हाशमी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट से जिहादी बनने का जो उसका सफर रहा, इस दौरान उसने खूब सारी जहरीली तकरीरें सुनी है। यूपी एटीएस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। और जांच में ये भी खुलासा हुआ कि जो लारेब हाशमी है वो जो गैंगस्टर अतीक अहमद है उसका बहुत बड़ा फैन था और अहमद की तरह ही वो पहनावा भी करता था, कुर्ता पैजामा पगड़ी। और जानकारी ये भी मिली है कि लारेब अतीक अहमद की हत्या की तरफ वो किस तरीके से बदला लेना चाह रहा था, उसकी फिराक में था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश अभी जारी है। जो नारे और लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था?
बस ऐसे सर तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था तो उनके लिए बोले थे। अब तक आप जान गए होंगे कि इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट कैसे जिहादी बना और जरा सी बात पर चापड़ से बस कंडक्टर पर हमला कर दिया। लारेब यहीं नहीं रुका था। हमले के बाद उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था, जिसमें उसकी जिहादी सोच और जहालत की तस्वीर नजर आती है। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं हराम इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। इस बीच लारेब की जांच में जुटी यूपी एटीएस ने लारेब के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया है। इसमें से उसके 2 दोस्तों ने लारेब के वीडियो को वायरल किया था, जबकि तीसरा दोस्त उसका बेहद करीबी है। लारेब के दोस्तों ने यह खुलासा किया है कि लारेब ने बदला लेने का स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा था कि पूरी कौम का बदला लूंगा काफिर। इसके पहले एटीएस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने लारेब से कई दौर की पूछताछ की। इस दौरान उसके चेहरे पर किसी तरह का शिकन नजर नहीं आ रहा था। एटीएस और लोकल इंटेलिजेंसी की जो टीम थी वो यहाँ पर कहते मौजूद थी, आरआईबी की टीम, उससे लगातार अपने हिसाब से उससे रुक रुक के पूछताछ की जा रही थी। यानी कि आधे घंटे की पूछताछ जो है एटीएस ने किया, फिर एटीएस की टीम मूव करी तो लोकल इंटेलिजेंसी ने उससे बातचीत किया। लेकिन उसके चेहरे पे अगर हम बात करें सिकन की, क्योंकि जब जब दरवाजे खुल रहे थे तो उसके एक्सप्रेशन हम लोग उसको भांपने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके चेहरे पर कहीं भी डर नहीं था, वो ऐसा नहीं था, उसमें किए का पछतावा नहीं दिख रहा था, कि किए का कोई पछतावा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने किए हुए कारनामे को या अपने किए हुए वारदात को वो बताना चाहता है कि मैं किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। इस पूछताछ में लारेब को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी माफिया डॉन अतीक अहमद का फैन था। अतीक अहमद की तरह ही लारेब भी कुर्ता पायजामा और पगड़ी पहनता था। इतना ही नहीं, सूत्रों से पता चला है कि लारेब अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की फिराक में था। अतीक के मर्डर के बाद से ही लारेब बेहद गुस्से में था। अब पुलिस लारेब और अतीक के कनेक्शन की भी जांच में जुट गई है। लारेब हाशमी है वो अतीक अहमद से प्रभावित था क्या? देखिए, उसके जो हाव भाव और उसका लुक जो है वो कहीं ना कहीं उससे इंटरेक्ट तो कर रहा है, और जो आसपास उसके रहने वाले, जो घर के आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। यानी कि मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो कनेक्टिविटी थी वो अतीक से तो जरूर होगी, तभी वो उस हाव भाव में था। सफेद रंग का पहनना, गमछा। सोराव का इलाका है जो विधानसभा क्षेत्र है, उस इलाके में योगी राज के पहले यानी 2017 के पहले वहां पर अतीक अहमद का काफी दबदबा हुआ करता था, और कहा यह जाता है कि उस इलाके में न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसके गुर्गों की जो एक्टिविटी है वो काफी थी। तो ऐसा आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से अपने अतीक अहमद खुद को रॉबिन हुड एक तरीके से मानता था, तो उसके जो लारेब हाशमी था उसके दिलो दिमाग पर वो कुछ चीजें छाई हुई थी क्या? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि इस बात को खुद ये लारेब हाशमी ने एक्सेप्ट किया है। वो इनडायरेक्टली वे में जो वीडियो वायरल हुआ उसको मैंने भी बड़ी गंभीरता से जब सुना, तो उसमें एक गुस्ताख शब्द का इस्तेमाल जो कर रहा है, उसमें बोल रहा है कि गुस्ताख मैंने उनके लिए किया है जिसपे सरकार मेहरबान होकर बचा रहे हैं। फिलहाल एटीएस ने लारेब हाशमी के लैपटॉप और फोन को भी खंगाल रही है और उसके कनेक्शन का पता लगा रही है। लारेब को फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब पूछताछ और जांच के बाद ही पता चलेगा कि लारेब के अंदर जिहादी जहर कैसे भरा। और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सभी को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। 20 मीटर की ड्रिलिंग का काम हो भी चुका है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। हमारे जो कर्मवीर हैं उनको बाहर निकालने के लिए प्लान बी पर काम तेजी के साथ हो रहा है। वो जो मलबा है उस पर अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए आगे से ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कितना ये चैलेंजिंग है, कितना चुनौतीपूर्ण है, वो आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तरकाशी में जारी है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 41 कर्मवीरों को बचाने के लिए हो रही है अब वर्टिकल ड्रिलिंग। बस देखते जाइए, ऐसी ही कोशिश और चट्टानी हौसले से वो दिन जल्द ही आएगा जब टनल में फंसे 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के साथ 140 करोड़ लोगों की दुआएं भी हैं। भले ही ऑगर मशीन नाकाम रही हो, लेकिन इस जंग को जीतने का जज्बा कम नहीं हुआ है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू मिशन को
एक नई धार दी गई है। अब तक करीब 20 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। अभी फिलहाल 66 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग करना बाकी है। कंपन चेक करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसकी जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से कोई नुकसान नीचे पहुँच सके। आप देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग के ये जो ड्रिलर्स हैं इसकी जो लंबाई है वो 170 फीट लंबाई है। इसके 3 से 4 ड्रिलर ऐसे ऊपर पहुँचाए जाएंगे जिनका वज़न बेहद ज़्यादा है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि ये वर्टिकल ड्रिल कितने दिनों में एक नई खुशखबरी के साथ उन 41 कर्मवीरों को नीचे से ऊपर अपलिफ्ट कर पाता है। वर्टिकल ड्रिलिंग से भी तेज वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसे में वाइब्रेशन के कारण खास सावधानी बरती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। टनल के अंदर मलबे के दाईं तरफ से सेना के द्वारा रिफ्ट प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके द्वारा रिफ्ट लगाकर मलबा निकाला जाएगा। इस काम में 12 से 15 दिन लगेंगे, जिसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया जाएगा। जो ऑगर है उसको बाहर निकालने का, काट कर बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है। वो बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद शुरू की जाएगी मैनुअल ड्रिलिंग, जिसके लिए बाकायदा स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट जो दिल्ली से पहुंचे, जो दिल्ली का सीवरेज होता है उसमें एक्सपर्ट्स हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से उस 800 से 900 mm के पाइप के अंदर घुसकर ड्रिलिंग करने में सक्षम है। 7 लोग अगर हैं तो देखिए एक के बाद एक सब ड्रिलिंग करेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बचाव अभियान के तहत कुल 6 प्लान को तैयार रखा गया था, जिनमें से अभी सिर्फ प्लान 2 का नंबर आया है। बाकी रणनीति पर भी काम तेज कर दिया गया है, जिससे अभियान में तेजी बनी रहे। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए सुरंग के ऊपर से 1 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर व्यास यानी गोलाई का छेद किया जाना है। इसके लिए जगह की पहले ही पहचान कर ली गई है। अगले 2 दिनों में ये काम पूरा होने की उम्मीद है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रही है। We can't say exactly. So we have plan A, plan B, plan C. According to the situation, जो जैसी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आवर टीम्स विल रिस्पॉन्ड। एंड जैसे आपको बताया सभी टीम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है। आर्मी इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट पे कर रहे थे, उन्हीं को रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट के साथ में, बिकॉज दे हैव एक्सपर्ट्स फॉर दैट। टनल के भीतर और बाहर के हालात पर ड्रोन भी नजर रख रहा है। हर मिनट के ऑपरेशन की पूरी डिटेल देहरादून और दिल्ली से साझा की जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट मानते हैं कि देर भले ही लग रही हो, लेकिन टनल में फंसे लोगों को निकाल लिया जाएगा। और देखिए हम मुंबई में मौजूद है। यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी रफ्तार में रहती है। हमारे पीछे भी आप देखिए कैसे गाड़ियां इतनी सुबह सुबह चलनी शुरू हो गई है और इसलिए कहते हैं दीपिका मुंबई के लोग थकते नहीं। और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है थकते नहीं है। देखिए एक बार फिर से आज वो चुनाव प्रचार में दमखम दिखाएंगे। जी हाँ, तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा के चुनाव है, वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर के सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हुई हैं। आज किन किन नेताओं की रैली होने वाली है वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव की आखिरी लड़ाई तेलंगाना पर जाकर टिक गई है। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार बेहद तेज हो चला है। आज एक बार फिर तेलंगाना में चुनावी मैदान में पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैली है। आज पीएम मोदी के महबूबाबाद और करीमनगर में 2 बड़ी रैलियां हैं। इसके साथ ही वो हैदराबाद में आज रोड शो भी करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी अपनी रैली में केसीआर सरकार पर खूब हमलावर रहे। फिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? क्या तेलंगाना का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो सचिवालय भी न जाए? 10 साल तक फार्म हाउस से सरकार चलाने वाले केसीआर को तेलंगाना के फार्मर अपने ने अब तो तय कर लिया है, वो परमानेंटली उसको फार्म हाउस ही भेज देंगे। एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की निजामाबाद और कामारेड्डी में बड़ी रैली है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करीमनगर में रैली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की देवरा काद्र मंथनी में रैली है। इसके बाद ही परकला रोड से वारंगल पार्टी कार्यालय तक रोड शो भी करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 4:30 बजे नरसापुर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी
भवनागिरी, पलगोन, कोडंगल में जनसभा को संबोधित करेंगी। तेलंगाना में होने वाले 30 नवंबर को इलेक्शन से पहले बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि जनता चुनाव के दिन किसे वोट देती है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, मुझे लगता है वो सिर्फ युवाओं में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों में भी हर बार हमने देखे हुए को मिली है। तेलंगाना के निर्मल में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। रैली में एक छोटी सी बच्ची जब भारत माता की ड्रेस पहने नजर आई। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को देखने को लेकर क्रेज लोगों में इतना था कि लोग बिजली के खंभों पर चढ़ने लगे, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी, ये बोलना पड़ा कि भाई आप उतर जाइए, ये खतरनाक हो सकता है। मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। पीएम मोदी युवाओं के साथ साथ छोटे बच्चों के बीच भी बेहद पॉपुलर हैं। पीएम मोदी तेलंगाना में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इसकी बानगी देखने को मिली। तेलंगाना के निर्मल में बीजेपी की चुनावी रैली में भारत माता की तरह पोशाक पहने पहुंची एक बच्ची अपने नन्हे हाथों में तिरंगा लहरा रही थी। उस मासूम को देखकर प्रधानमंत्री भी लोगों के सामने खुद की भावनाओं को साझा करने से रोक नहीं पाए। मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। शाबाश शाबाश बेटे। नमस्ते नमस्ते। निर्मल में पीएम मोदी की रैली को लेकर भारी क्रेज था। क्रेज ऐसा कि लोग बिजली के टावर पर चढ़कर पीएम मोदी को देखने जुटे थे। पीएम मोदी को बीच में टोकना तक पड़ गया कि लोग टावर से उतर जाएं। आप नीचे आ जाइए दोस्तों, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर दर्शन करने पहुंचे तो वहां उनके आने की भनक लगते ही हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर आ पहुंची। इसके बाद पीएम मोदी को लोगों के अभिवादन के लिए रोड शो तक करना पड़ा। खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां पर कल उस वक्त हंगामा हो गया जब अचानक से एक प्रोग्राम में सीएम नीतीश कुमार जब पहुंचे और कुछ लोगों ने उनका ही विरोध उनके सामने शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनको उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने भीम संसद के नाम पर बुलाया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शनकारी किस बात को लेकर नाराज थे। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। इन नारों को सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिहार सरकार के प्रति लोग कितने गुस्से में हैं। टीचरों की बहाली को लेकर नीतीश कुमार रोजगार के मुद्दे पर पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन नीतीश की नीतियों से बेरोजगार हुए लोग उन्हीं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मौका जेडीयू के भीम सांसद सम्मेलन का था, जहां बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ ने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि अस्थायी नौकरी का भरोसा देकर भीम संसद में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन यहां आकर उन्हें धोखा मिला। 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे जिला में लेटर निकाल दिया गया है, हम लोग को हटा दिया गया है, तो हम लोग अब बेरोजगार हो गए हैं सर। बस अब हम लोग यही मांग, को क्या तकलीफ दिखाया, क्या किया? हम लोग बस उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की जो रोजी रोटी 6 साल से वो दे रहे थे वो हमसे छीनी ना जाए। बहुत जिला में छीन ली गई है और कुछ जिला में छीनने वाली है। साफ है कि यह मामला तुरंत शांत होने वाला नहीं है और आने वाले चुनाव में इसका साफ असर दिख सकता है। और आगे होगा हमारा बिल्कुल